गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एल्गी। एल्गी जिसे हम लोग फाइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अगर फाइकोलॉजी को कहा जाए तो फाइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है फाइकोस जिसका अर्थ होता है सी वीड्स अर्थात समुद्री खरपतवार, जबकि दूसरा जो शब्द होता है लोजी जिसका अर्थ होता है डिस्कॉर्स। तो हम लोग जो है आज पढ़ने जा रहे हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन करते हैं। इसे हम लोग शैवाल विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। फाइकोलॉजी मतलब सीवीड्स यानी एक ऐसा स्टडी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग समुद्री खरपतवारों का अध्ययन करते हैं, उसे सीवीड्स या फाइकोलॉजी या एल्गी के नाम से जानते हैं। अगर बात करें इसकी खोज, इसकी जनक के, तो इसके जनक थे फादर ऑफ फाइकोलॉजी। ये जो है एफ फिश को माना गया है। एफ फिश को माना गया है। इनकी जो बुक का नाम था, हिज बुक्स नेम स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो इन्होंने जो अपना बुक लिखा स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन एल्गी, ये 2 वॉल्यूम्स में लिखा था एफ फिश ने। तो एफ फिश ने क्या किया था कि इन्होंने पूरा जो शैवाल उस शैवालों का विस्तृत अध्ययन ने किया था। अगर इंडियन एगोलॉजिस्ट की बात किया जाए या फाइकोलॉजिस्ट की बात किया जाए, मीन्स फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, तो वह जो है प्रोफेसर MOP अयंगर को माना जाता है। प्रोफेसर MOP अयंगर को फादर ऑफ इंडियन एगोलॉजिस्ट या इंडियन फाइकोलॉजिस्ट के नाम से जानते। तो ये जो था फाइकोलॉजी के बारे में अर्थात शैवालों के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर। देखिए, अगर फाइकोलॉजी की बात करें तो इसका सबसे पहले अगर जनरल कैरेक्टर पढ़े तो जितने भी फाइकोलॉजी होते हैं सभी क्लोरोफिलस होते हैं। मतलब इसमें पढ़हरी पाया जाता है, क्लोरोफिलस होते हैं। क्लोरोफिलस अपवाद स्वरूप कुछ को छोड़ करके यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ मेनली जो है क्लोरोफिलस होते हैं। इसके अलावा जो है नॉन वैस्कुलर होते हैं, वैस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है, नॉन वैस्कुलर होते हैं एंड थैलोफाइटा के सदस्य होते हैं, थैलोफाइट्स होते हैं। अब चूंकि क्लोरोफिलस है तो इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। नॉन वैस्कुलर अर्थात संवहन बंडल इसमें नहीं पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। किसी प्रकार के चाहे वो फूड हो या वाटर हो, इसके एब्जॉर्प्शन या इसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने वाला कोई भी टिश्यू इसमें जो है प्रेजेंट नहीं होता है। तीसरा जो थैलोफाइट्स होता है, अगर थैलोफाइट्स की बात करें तो इसकी जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर होती है, बॉडी स्ट्रक्चर जो इसका होता है ये थाइलॉइड होता है। जैसे कि लिखा है थैलोफाइट्स, तो मीन्स इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, थाइलॉइड होगा। थाइलॉइड का अर्थ होता है कि जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर ETC आर एब्सेंट। ये सब इसमें नहीं पाया जाता। एक ऐसा पौधा है जिसमें ना तो जड़ है, न तना है, ना ही पत्ती है, ना ही कोई पुष्प लग रहा है, ना ही बीज बन रहे हैं। तो इस प्रकार इसमें कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती है जो हायर प्लांट्स में पाया जाता है। मीन्स इसमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर ETC एब्सेंट होते हैं। सो दैट इज आल्सो नोन एज थाइलॉइड स्ट्रक्चर। तो ये थाइलोफाइट्स के सदस्य है, इसलिए इसको थाइलॉइड स्ट्रक्चर में पाया जाता है, इसलिए इनको थाइलोफाइटा में रखा गया है। इसके अलावा अगर इसके हम लोग अकरेंस की बात करें, कहां पर ये इसकी उत्पत्ति होती है, कहां पर ये पाया जाता है, तो ये थाइलोफाइटा होते हैं। ये थाइलोफाइटा मेनली एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक नेचर के पाए जाते हैं। अब एक्वेटिक में इसकी बात करें तो ये जो है जो सी वाटर है एंड जो फ्रेश वाटर दोनों पाया जाता है। फ्रेश एंड मैराइन वाटर दोनों में उपस्थित होता है। बोथ इसमें जो है चाहे फ्रेश वाटर में भी होते हैं, पाए जाते हैं, और मैराइन में पाए जाते हैं। बट अगर हम सम की बात करें, कुछ इसमें एक्वेटिक तो है, लेकिन कुछ इसमें जो होते हैं वो मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, या कुछ उसमें जो है जैसे मान लेते हैं कि बिच्छू की छाल है, या फिर जो दीवारों के जो सरफेस होता है उस पर उपस्थित होते हैं।
तो मेनली तो एक्वेटिक होता है, बट ये जो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, जो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, बस जो टेरेस्ट्रियल होंगे वो वहां पर मॉइस्ट का होना आवश्यक होता है, वहां पर ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ये लोग हैबिटेट की बात बाद में करते हैं, अभी इसके जो है कुछ जनरल फीचर्स समझते हैं, फिर हैबिटेट पर आते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मेनली क्या है, एक्वेटिक नेचर का होता है, और ये चाहे फ्रेश वाटर में पाया जाता है या मेराइन वाटर में पाया जाता है, लेकिन कुछ इसमें जो है कुछ जैसे कीचड़ में पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, या फिर जो है वृक्षों की छाल पर भी उपस्थित होता है। तो ये इसके रहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग उसके बात करें कि हमें लिखा क्लोरोफिल्लस वर्ड, क्लोरोफिल्लस है यानी पढ़हरिन इसमें प्रेजेंट है। जब पढ़हरिन प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये जो प्लांट्स होंगे वो ऑटोट्रॉफ्स होंगे। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नेचर कहेंगे। ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है, इसका मतलब यहां पर जो है ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है। ये क्या कर सकता है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है। मीन्स लिख सकते हैं मैन्युफैक्चरर देयर ओन फूड with the help of chlorophyll, तो क्लोरोफिल की सहायता से यह जो है अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं बाय फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो ये प्रोसेस हम लोग कहेंगे फोटोसिंथेसिस इसमें होता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही, इसका मतलब यह जो है ऑटोट्रॉफिक होगा और ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेगा। अगर हम इसकी बात करें सलवाल की, इसका जो सलवाल होता है वो कैसा होता है, तो इसका सलवाल होता है कोशिका भित्ति जो इसकी होती है, सलवाल मेड अप बाय सेलुलोज। इसकी जो सलवाल होता है वो सेलुलोज का ही बना होता है। सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड यानी अर्थात कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये पॉलीसैकेराइड होता है सेलुलोज का ही बना हुआ इसके कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके अलावा चूंकि इस पर हम लोग बात करें स्टोरेज फूड मटेरियल की, स्टोरेज फूड मटेरियल की अगर बात किया जाए तो इसका जो संचित भोज्य पदार्थ होता है, स्टोरेज फूड मटेरियल जो होता है ये स्टार्च होता है। स्टोरेज फूड मटेरियल इसमें जो होता है वो स्टार्च होता है। लेकिन अगर कुछ एल्गी में हम बात करें जैसे डायटम्स आदि हो गए तो उसमें जो है ऑयल या फैट भी जो है स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में पाया जा सकता है। तो मेनली तो इसमें जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है, संचित भोज्य पदार्थ होता है, वो स्टार्च ही होता है। बट सम एल्गी हैव ऑयल और फैट एज ए स्टोरेज फूड मटेरियल। तो इस तरह से कुछ एल्गी में स्टोरेज फूड मटेरियल ऑयल या फैट भी हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें इसमें रिप्रोडक्शन की जब प्रक्रिया हो जाती है, आफ्टर रिप्रोडक्शन की बात करें हम लोग, जैसे कि हायर प्लांट से पढ़ते हैं तो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के बाद वहां पर जो है एम्ब्रियो का निर्माण होता है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। बट इसमें क्या होता है कि आफ्टर रिप्रोडक्शन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो जो होता है वो नहीं बनता है, एम्ब्रियो डज नॉट कंप्लीट। तो ये जो है यहाँ पर एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता। तो एम्ब्रियो यहाँ पे कह सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। तो रिप्रोडक्शन के पश्चात यहाँ पर एम्ब्रियो नहीं बनता है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात किया जाए तो इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूजुअली जो यूनिसेलुलर होता है। अगर बात किया जाए प्रायः जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो जननांग होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन यहां पर एक अपवाद आता है, जैसे ब्राउन एल्गी हो गया, ठीक है। बट इन ब्राउन एल्गी अगर हम बात करें, जो क्यूफाइसिन रखे गए, वो बैसिलोफाइसिन रखे गए ब्राउन एल्गी, ये ब्राउन एल्गी जो होते हैं, इस ब्राउन एल्गी में जो है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये मल्टी सेलुलर होता है। ये यहां पर जो है मल्टी सेलुलर होता है। तो ये यहां पर जो है यूजुअली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूनिसेलुलर नेचर का होता है। बट इन ब्राउन एल्गी अगर हम भूरे शैवालों की बात करें तो उसमें जो है मल्टी सेलुलर जो है बहुकोशिकीय इसके होते हैं। लेकिन ये भी ध्यान देना, अगर मल्टी सेलुलर है यहाँ पर तो इसमें क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर है तो इसमें जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल जो होता है, जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल,
जो बंद कोशिकाओं का आवरण होता है वो एब्सेंट होता है। जैकेट ऑफ स्टेल सेल इज एब्सेंट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यह क्या होता है कि जो उसमें बंद कोशिकाओं का एक आवरण होता है वो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात जननांगों में नहीं पाया जाता, ये पूरी तरह से यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो ये तो इसकी थी। अब बात करते हैं इसके हैबिटेट की। हमने कहा हैबिटेट यहाँ पर छोड़ते हैं क्योंकि हैबिटेट को मेन पढ़ना था। तो अभी हम लोग बात करते हैं पहले हैबिटेट की, फिर इसके रिप्रोडक्शन को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो स्टार्ट कर बात करते हैं हैबिटेट की। हैबिटेट की अगर बात करें तो एल्गी जो होते हैं ये हमने पहले बताया कि मेनली प्रेजेंट इन एक्वेटिक फॉर्म। तो ये मुख्य रूप से एक्वेटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब कि यह जो है मुख्य रूप से जो जलीय होते हैं या फिर जो है इसमें जल में चाहे वो जो है समुद्र में पाया जा रहा हो या फिर जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेनली जो प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक फॉर्म में। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ और भी फीचर्स पाए थे, जैसे यह जो होते हैं कुछ एल्गी में बात करें, सम एल्गी present in bottom of water। जो जल होता है उस जल के तली पर पाए जाते हैं, यानी कि कुछ शैवाल जो है जो जल होता है उस जल के तली अर्थात कीचड़ पर पाए जाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल होता है कारा। जो कारा होता है ये शैवाल होते हैं, ये शैवाल जो जल है इस जलाशय की जो कीचड़ होती है तली होती है उस पर पाया जाता है। इसके अलावा जो होते हैं कुछ एल्गी जो होते हैं वो एल्गी प्रेजेंट होते हैं इन बैंक ऑफ पॉन्ड और लेक, पॉन्ड्स और लेक। तो जो झील होते हैं उस झील के या फिर जो तालाब है उसके किनारों पर पाए जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल होता है जिग्निमा। तो इसका एग्जाम्पल है जिग्निमा। इसके अलावा भी अगर हम बात करें कुछ जो शैवाल होते हैं वो जलाशयों में तैरते अवस्था में रहते हैं, यानी इसको फ्लोटिंग सॉइल एल्गी भी कह सकते हैं, फ्लोटिंग एल्गी होता है। जो फ्लोटिंग एल्गी होता है ये फ्लोटिंग एल्गी, जैसे इसमें एग्जाम्पल हम बात करेंगे तो इसमें आता है स्पाइरोगैरा। ये जो स्पाइरोगैरा की एक और खासियत है, ये किसी दूसरे शैवाल के साथ जो है मिल करके जलाशय में तैरता रहता है, इसलिए उसको हम लोग जो है फ्लोटिंग एल्गी के नाम से जानते हैं। और ये जो होते हैं फिलामेंटस टाइप के होते हैं, सूत्रों संरचना में स्पाइरोगैरा होता है। स्पाइरोगैरा में अगर हम बात करें उसके जो क्लोरोफिल होता है ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है स्पाइरोगैरा में ये स्पाइरल शेप का इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसको लोग फिलामेंटस एल्गी के नाम से भी जो है जानते हैं क्योंकि फिलामेंटस फॉर्म में रहता है। इसके अलावा जो है कुछ एल्गी जो होते हैं, इसके अलावा स्पाइरोगैरा के अलावा एक वॉलवॉक्स भी जो होता है, वॉलवॉक्स शैवाल, ये हमेशा कॉलोनी के फॉर्म में होता है। और ये भी जो है तो शैवाल वो जो शैवाल है ये जलाशयों के ऊपर यानी जल में जो है तैरते अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ शैवाल जो होते हैं वो एपीफाइट नेचर के होते हैं, एपीफाइट एल्गी कहलाते हैं। तो कुछ एल्गी जो है एपीफाइट एल्गी होते हैं जो अब दूसरे किसी समूह के शैवाल अथवा पौधों की टहनियों पर जो है एपीफाइट के फॉर्म में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल जिससे हम बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल होता है ऊडोगोनियम, ऊडोगोनियम। इसके अलावा जो है कुछ जो शैवाल होते हैं वो शैवाल जैसे मान लेते हैं स्नेल है, स्नेल के जो शरीर के ऊपर पाया जाता है, ऑन द स्नेल के शरीर के ऊपर पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा। जो क्लैडोफोरा शैवाल होता है ये शैवाल स्नेल के शरीर के ऊपर जो उपस्थित होता है। और कुछ शैवाल होते हैं ये कछुओं की पीठ पर उठते हैं, तो उसको कह सकते हैं कि प्रेजेंट इन या ग्रो इन बैक ऑफ टर्टल। जो कछुए होते हैं उन कछुओं के
पीठ पर उगते हैं। जैसे इसमें हम लोग अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल होता है प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा जो शैवाल होता है ये कछुओं की पीठ पर उगने वाला शैवाल होता है। इसके अलावा जो है कुछ शैवाल पैरासाइट होते हैं, इसको हम पैरासिटिक एल्गी के नाम से जानते हैं। पैरासिटिक एल्गी होता है, और ये पैरासिटिक एल्गी होता है यह जो है जो चाय की पत्तियां हैं, टी या जो है कॉफी लीव्स पर जो पैरासाइट्स होते हैं, कॉफी लीव्स पर ये पैरासाइट होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है सिफेलुरॉस। सिफेलुरॉस जो शैवाल होता है वो चाय या कॉफी की पत्तियों पर जो है परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ शैवाल एंडोपैरासाइट नेचर के भी होते हैं, तो इसको हम एंडोपैरासिटिक एल्गी कहते हैं। और ये जो एंडोपैरासिटिक एल्गी होता है, जैसे कुछ लोअर एनिमल होते से हाइड्रा होता है, उस हाइड्रा के शरीर के अंदर पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है जूक्लोरेला। तो जूक्लोरेला जो होता है ये जो है एंडोपैरासाइटिक एल्गी होता है, जो निम्न वर्गीय जंतु हाइड्रा के शरीर के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो है कुछ जो होते हैं ये मॉइस्ट सॉइल पर भी जो है कुछ एल्गी पाए जाते हैं। जैसे कहा जहाँ पर नम भूमि होता है, उस नम भूमि पर भी जो है इस प्रकार के कुछ शैवाल जो उपस्थित होते हैं मॉइस्ट सॉइल पर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल होता है वॉकेरिया। तो वॉकेरिया जो होता है ये मॉइस्ट नम भूमि जो होता है उस पर उगने वाला यह जो है शैवाल होता है। इसके अलावा जो एल्पाइन और आर्कटिक रीजन के जो आइस होते हैं रेड कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। रेड आइस इन एल्पाइन और आर्कटिक जो माउंटेन है, आर्कटिक माउंटेन, तो ये जो असल में होता है जो हमें लाल दिखाई पड़ता है वो वहां पर ड्यू टू प्रेजेंट इन तो एक एल्गी होता है हेमेटोकॉकस निवैलिस। जो हेमेटोकॉकस निवैलिस होता है जो शैवाल होता है, इसी के कारण हमें जो है जो आर्कटिक या अल्पाइन रीजन के जो क्षेत्र में पाए जाने वाले बर्फ होते हैं वो हमें रेड कलर के दिखाई देते हैं। तो ये इसका मेन रीजन होता है हेमेटोकॉकस निवैलिस। इसके अलावा जो यूरोपियन जो माउंटेन होता है, कुछ यूरोपियन माउंटेन की हम बात करें तो वो हमें दूर से ही ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। कुछ यूरोपियन माउंटेन जो होते हैं वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, ग्रीन कलर का। तो असल में उसमें भी जो होता है वो भी शैवाल की उपस्थिति के कारण ही होता है। तो इसमें जो है एक शैवाल होता है क्लेमाइडोमोनास। तो उस क्लेमाइडोमोनास की उपस्थिति के कारण ही जो है वो जो पर्वत क्षेत्र होता है उस पर्वत क्षेत्र पर जो भी बर्फ जमी होती है वो बर्फ जो है वो हरे रंग की दिखाई देती है। तो वहां पर ग्रीन कलर का दिखाई देता है यूरोपियन माउंटेन हमें ड्यू टू क्लेमाइडोमोनास वहां पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक और होता है रैफिडोनिम। तो रैफिडोनिमा जो होता है उस रैफिडोनिमा के कारण भी जो है वो ग्रीन कलर का ही दिखाई देता है। अगर हम बात करें कुछ एल्गी जो होते हैं वो सिम्बियोसिस नेचर के भी होते हैं। सम एल्गी सिम्बियोसिस नेचर के भी होते हैं। तो ये जो एल्गी होते हैं ये यहाँ पर किसी फंजाई के साथ मिल करके लाइकेन का निर्माण करते हैं। तो ये लाइकेन का निर्माण करते हैं कुछ शैवाल कवकों के साथ मिल करके, उसका शैवालांश किसी कवकांश के साथ मिल करके लाइकेन नामक पौधे का निर्माण यहाँ पर करता है। तो ये तो इसके तो थे हैबिटेट। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो इसकी रिप्रोडक्शन को देखते हैं। बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। शैवालों में जनन की अगर बात करें
तो शैवालों में 3 प्रकार से जनन होता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें कायिक जनन, तो इस विधि में पौधे का कोई भी अंश अलग होकर के एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। जैसे मान पौधा बहुकोशिकीय है, उसके में से 2-3 भाग टूट करके अलग हो गए, तो फेवरेबल कंडीशन पहुंचते ही पाते ही वह एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है, तो उसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें मेनली जो होता है वो बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो है इसमें जनन की प्रक्रिया होती है। जैसे मान लेते हैं कोई एक पौधा है, उस पौधे की बहुत सारी शाखाएं से निकली है, ये है ये। अब इसमें से कुछ भाग मान लेते हैं ये भाग टूट करके अलग हो गया, ये टूट करके अलग हो गया, तो ये एक नए पौधे का यहाँ पर निर्माण कर लेता है। तो इसके द्वारा एक नए जो है एल्गी का यहाँ पर निर्माण होता है। और ऐसा एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर जो एग्जाम्पल होता है बाई फ्रेगमेंटेशन में, तो इस बाई फ्रेगमेंटेशन बहुत सारे शैवाल आते हैं, जैसे कारा भी इसमें आता है जो अलग होकर के एक नए पौधे का निर्माण कर सकता है, या उरोगोनियम भी इसमें आता है। दूसरा एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, इसमें गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है। इसमें जो स्पोर होते हैं वही स्पोर जर्मिनेट करके एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं, जिसमें कई प्रकार से होते हैं, जैसे बाई जूस्पोर, बाई जूस्पोर। इस जूस्पोर में होता क्या है कि इसमें जो भी बीजाणु होते हैं वो चलनशील बीजाणु होते हैं, मतलब उस जो बीजाणु रहेगा उस बीजाणु में फ्लैजिला निश्चित रूप से पाया जाएगा। वो फ्लैजिला चाहे एक फ्लैजिला हो सकता है या 2 हो सकता है या बहु फ्लैजिला हो सकते हैं, तो फ्लैजिला इसमें निश्चित रूप से पाया जाएगा और उस फ्लैजिला के द्वारा ही वह एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच करके किसी आधार से चिपक करके एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, तो उसको कहते हैं बाई जूस्पोर। और इसमें एग्जाम्पल आता है क्लेमाइडोमोनास, इसमें एग्जाम्पल आता है क्लेमाइडोमोनास। दूसरा होता है बाई एप्लाइनोस्पोर, बाई एप्लाइनोस्पोर। एप्लाइनोस्पोर जो होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, अर्थात ये जो नॉन मोटाइल होते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, जहां से इसका डिस्पर्सन होगा वहीं पर गिर करके एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है क्लोरेला, तो इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। एक और होता है इसमें जो है बाई हिप्नोस्पोर, बाई हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर में होता है कि सुप्त बीजाणु इस पूरी प्रक्रिया में जो भी उसके वेजिटेटिव पार्ट में से कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो अलग होते हैं, और उस रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो काफी थिक वाल वाली होती है, काफी मोटी भित्ति वाली होती है, और इस मोटी भित्ति के होने के कारण जो है वो वहां से जो है जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशन में जाता है उसकी थिक वाल धीरे धीरे पतली होती है और तब जाकर उसमें जनन की क्षमता उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार के जो भी जर्मिनेशन होता है उसको हिप्नोस्पोर के नाम से जानते हैं, सुप्त बीजाणु के नाम से जानते हैं। इसमें एग्जाम्पल होता है बॉक्टेरिया। तो जो बॉक्टेरिया होता है वो हिप्नोस्पोर के द्वारा जनन की प्रक्रिया करता है। इसके अलावा एक होता है पामेला स्टेज, पामेला स्टेज। लेकिन पामेला स्टेज होता है इसको हम लोग श्लेष्मिक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि जो चल या अचल बीजाणु होते हैं वो अपनी मातृ कोशिका के अंदर रहती है और वो उससे अलग नहीं हो पाती है। इससे के कारण क्या होता है, एक श्लेष्मिक कावड़ बन जाता है। उस श्लेष्मिक कावड़ के कारण जिसमें जनन की प्रक्रिया होती है उसी में लगातार डिवीजन करके बहुत सारी संख्या बना लेता है, और वो संख्या समूह में होती है, उसी को कहते हैं पामेला स्टेज। फेवरेबल कंडीशन आने पर वो वहां से अलग होकर के एक नए पौधे का निर्माण वहां पर करता है। इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें भी एग्जाम्पल आता है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो होता है इसका एग्जाम्पल आता है पामेला स्टेज में। ठीक, इसके अलावा जो है इसमें कुछ बाय आटोस्पोर या बाय एकाइनेट्स के द्वारा भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। तीसरा देखेंगे, तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है इसमें गैमीट का फ्यूजन होता है। इसमें एक गैमीट दूसरे गैमीट के साथ जा करके, जैसे ये गैमीट है मान लेते हैं और एक ये गैमीट है, तो दोनों गैमीट आपस में जा करके फ्यूज कर जाते हैं इस तरह से। तो इसमें जो है गैमीट का फ्यूजन होता है और बना लेता है एक जाइगोट। आगे चल करके एक बना लिया जाइगोट। लेकिन अब इस जाइगोट बनने के बाद यहां पर एम्ब्रियो नहीं बनता है। जाइगोट तो बन जाता है बट इसमें एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। तो ये भी 3 प्रकार से होता है, आइसोगैमस टाइप, आइसोगैमस टाइप। इस आइसोगैमस में क्या होता है कि जो गैमीट होते हैं दोनों गैमीट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और साइज और बिहेवियर एंड फंक्शन में सेम होते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, साइज, फंक्शन एंड बिहेवियर में सेम होता है, तो उसमें जब फ्यूजन होता है उसको हम लोग आइसोगैमस के नाम से जानते हैं। दूसरा एक होता है एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस एनाइसोगैमस में क्या होता है कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में तो सेम होते हैं लेकिन साइज और बिहेवियर में ये भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पर एक माइक्रोगैमीट बन गया है बड़ा वाला और एक माइक्रोगैमीट बन गया है। अब इनके बीच में जब फ्यूजन होगा तो वो एनाइसोगैमस में होगा। माइक्रोगैमीट मोटाइल होता है जबकि माइक्रोगैमीट नॉन मोटाइल होते हैं। ये माइक्रोगैमीट के पास जाकर के फ्यूजन की प्रक्रिया करता है और जाइगोट बनाता है। तीसरा होता है ओगैमस टाइप। ओगैमस टाइप में क्या होता है कि इसमें दोनों एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, साइज, बिहेवियर, फंक्शन सभी में अलग होते हैं दोनों गैमीट। एक गैमीट से मान लेते हैं ये है, इसको हम लोग माइक्रो मान लेते हैं, ये माइक्रो है, और एक माइक्रो जो होता है ये माइक्रोगैमीट है। तो जो माइक्रोगैमीट होता है ये एक्टिव होता है, चलनशील होता है, ये यहाँ पर पहुंच करके इसको जाकर के फ्यूज करता है और जाइगोट का निर्माण करता है। फिर एक बार सुन ले, जाइगोट बनता है लेकिन उससे जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होता है, एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। अगर आइसोगैमस में एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल जो होता है ये होता है क्लेमाइडोमोनास की प्रजाति में होता है, क्लेमाइडोमोनास डेवराइनस। तो ये क्लेमाइडोमोनास डेवराइनस में होता है, जबकि एनाइसोगैमस जो होता है ये क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में एनाइसोगैमस टाइप का होता है। जबकि ओगैमस जो होता है यह जो है क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा में होता है, कॉक्सीफेरा में। तो इसके अलावा वो गैमस जो टाइप होता है वो कारा में भी देखने को मिलता है। जो कारा होता है उसमें भी देखने को मिलता है, उसमें ग्लोब्यूल्स एंड नोड्यूल्स पाए जाते हैं कारा में, तो उसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करता है। तो ये जो पूरा था ये आज का टॉपिक था एलगी का जनरल कैरेक्टर। धन्यवाद।